नमस्ते भैया, नमस्ते। तो कल नमस्ते भैया। आनंदी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। तो आज आनंदी फिर से एक बार फिर से रखेगी वंदना। न- नमस्ते नमस्ते भैया। बढ़िया। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। भैया। न- नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कल क्या हुआ, वो आनंदी दूसरे राग में गा रही थी, तो कई बार क्या होता है दूसरे राग में करने से थोड़ा सा उसका पकड़ में नहीं आ रहा था अगला भैया लाइन। बहुत ही सुंदर राग था। मैं आज सुबह 4:50 पे ही उठ गई और सुबह से वो हम्म। आनंदी बेटा जी को सुन के बार बार उसी राग का अभ्यास कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये राग। तो आज फिर से वो करेगी एक बार, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करना। एकदम एकदम भैया, बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो 6 बज गया, और साढ़े, यहाँ 6 वहाँ 5:30। चलो आनंदी बेटा, आ जाओ, एक दे लो। नमस्ते। नमस्ते बेटा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे दिशा हमको मिले, नित मानवीय मार्ग की पथ मिला निश्चित हमें, थी कामना जिस मार्ग की, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी, प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी, श्रद्धा समर्पित जिनसे आई, मानवीय परंपरा का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे सबके सुख की कामना ले, रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ है तू निश्चित योजना, पूजता उन्हें तू जिनसे है सुसर्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे वंदना उनकी करे वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। बहुत बढ़िया। बढ़िया। बढ़िया जी बढ़िया।
हम लोग शुरू करते हैं। भैया आज आपका आवाज थोड़ा कट कट के आ रहा है। बारिश हो रही है एक्चुअली। देखते हैं कैसे चलता है। नहीं तो कुछ प्रभ- और इंतजाम करेंगे थोड़ी देर में। थोड़ी बारिश हो रहने से ना यहाँ पे वेदर थोड़ा सा ऐसा है कि इंटरनेट शायद कमजोर हो सकता है आज। तो भैया वीडियो बंद कर लीजिए तो जरा अच्छा रहेगा। हाँ, वीडियो बंद कर लूंगा। एकदम सही कह रहे हो। और फिर भी नहीं होगा तो फिर दूसरे जगह जाकर उसको मैं कनेक्ट करूंगा। अभी लेकिन ट्राई करता हूँ। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है ठीक से कि नहीं? जी भैया। अनु दीदी या कोई भी? बढ़िया बढ़िया, गुड, वेरी गुड। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो मैं कल जहाँ से बात छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाता हूँ। और फिर आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप लेना। आज जो भूमिका मैं तैयार कर रहा था, आज उसका अंतिम दिन है। तो जितना हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद फिर अगले हफ्ते से हम लोग जनवाद का पठन शुरू करेंगे। तो जो कल मैं कह रहा था, मुख्य बात यह है कि हमको अपने अंदर ये जांचना है, निरीक्षण करना है कि मैं जो मानव हूँ, मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ। ये अपने में जांचना है। और दूसरी बात यह कि यदि मैं सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ तो ये देखिए, निरीक्षण करिए कि क्या आप निरंतर सुख की स्थिति में हैं या नहीं। आनंद की स्थिति में हैं या नहीं। आपका जीवन पूरी तरह से संतुष्ट है या नहीं है। भैया म्यूट कर लीजिए, है ना। तो ये आपको जांचना है। हमारा जीवन सदा ही सत्य का प्यासा है, आनंद का प्यासा है। तो अध्ययन यदि हम करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पहला कार्यक्रम यही है कि मुझे ये दिख जाए कि जो मेरे सुख की स्थिति है वो निरंतर है या नहीं। मैं तृप्त हूँ या नहीं, संतुष्ट हूँ या नहीं। और जैसा कल मैं कह रहा था, गुजराती में है ना, पूछते हैं लोग कैसे हैं आप, मजामा, है ना, केम छो मजामा। बोलने की बात नहीं है, ऑथेंटिसिटी है नहीं, है कि नहीं सुख की, ये मुझे जांचना है। तो यहाँ से पूरा कार्यक्रम शुरू होता है। और ये भी देखिए कि आपने पूरे जीवन जो भी लोगों ने जैसा भी बताया कि सुख इसमें मिलेगा, रूप में, धन में, पद में, बल में, आपने सब प्रयास किए हैं। बल्कि मनुष्य कोई भी प्रयास दुख के लिए करता ही नहीं है। हमारे जितने प्रयास हैं वो सारे के सारे किसके लिए होते हैं? सुख के अर्थ में होते हैं, सुख के लिए होते हैं। सफरिंग के लिए कोई प्रयास नहीं होता। तो हम हर प्रयास सुख के लिए कर रहे हैं। और सभी प्रयास करने के बावजूद मेरी जो स्थिति है वो सुख की है या नहीं, ये आपको जांचना है। यदि नहीं है तो उसका कारण मैं जो कल बता रहा था, है ना, क्यों नहीं है ऐसा। क्योंकि अभी जिस हम आवश्यकता से ड्रिवन हैं, जिस आवश्यकता से हम कोई कार्यक्रम बनाते हैं, वो चीज ही बहुत छोटी है। रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, इन सब के जरिए हम जीवन जिएंगे, इन सब के लिए, और सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो कल मैं कह रहा था कि दूसरी तरफ हमारी अगर आवश्यकता देखेंगे तो आवश्यकता जो मानव की है वो वर्तमान स्थिति को देखेंगे तो तीन स्थिति दिख रही है। धरती तापग्रस्त है, प्रदूषण है, सभी मानव समुदाय असुरक्षित है। और आवश्यकता क्या है? धरती संतुलित रहना, ऋतु संतुलन बने रहना, और धरती पर मानव का अक्षुण्ण रहना। ये तीन आवश्यकताएं हैं, ठीक है। और यदि ये तीनों प्रमाणित होता है हमारे जीने से, हमारा जीना ऐसा हो जाए जिससे धरती की जो आवश्यकता है उस अर्थ में मेरा जीना हो जाए, तो उससे मैं सुखी रहूंगा।
आप वैसे भी सोचिए कि यदि कोई मनुष्य अनुभव संपन्न हो जाएगा, तो अनुभव संपन्न होने के बाद उसके जो सोच विचार या योजना या जो भी कार्यक्रम करेगा, वो क्या कोई सीमित व्यक्ति के लिए करेगा, शरीर के लिए करेगा, अपने केवल परिवार के लिए करेगा, या पूरी धरती के लिए ही सोचेगा? है ना? अगर मानव जागृत हो जाएगा तो किसके लिए सोचेगा? पूरी धरती के लिए सोचेगा। उससे कम में तो कुछ भी नहीं करेगा, है कि नहीं? तो जिस तरीके से जागृत मानव का सोच विचार चलता है, उसी सोच विचार को हमको अपनाना है। हमको भी जब भी मैं जी रहा हूं तो पूरी धरती के अर्थ में मेरी पूरकता क्या होगी, उसमें मानव भी है, प्रकृति भी है। तो मानव के साथ न्याय धर्म सत्य कैसे प्रमाणित हो, प्रकृति के साथ नियम नियंत्रण संतुलन कैसे प्रमाणित हो। तो जब धरती पर संतुलन प्रमाणित होगा, उससे हमारे सुख की स्थिति बनेगी, क्योंकि मनुष्य देखने वाली चीज है, और जब भी वो देखता है, यदि व्यवस्था है तो उसको सुख दिखेगा अपने अंदर, और अव्यवस्था है तो दुख। ठीक है, तो इतनी बात कल हुई थी। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे, अपने स्वयं में निरंतर सुख और उसकी प्रामाणिकता, और धरती पर संतुलन, उस धरती पर मानव का सदा बने रहना, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी जीवन जिया, उसमें शायद मेरा फैलाव पूरी धरती तक ना गया हो, है ना? हो सकता है कि हमने जो भी किया शरीर के अर्थ में किया तो बहुत सीमित या संकीर्ण दायरे में ही सारे अपने कार्यक्रम सजा लिए, और इसलिए जीवन तृप्त नहीं है। ठीक है, ये बात अगर ध्यान में चला जाए तो फिर आगे का कार्यक्रम बहुत आसान है। उसमें एक लाइन, ये बाबा जी का मैं एक 2007 का एक ऑडियो सुन रहा था, तो उसमें बाबा जी कहते हैं, उन्हीं का कहा हुआ है, उसको मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया है। तो कह रहे हैं धरती ह्रास क्रम में आ गया है। सन 2005 के बाद जिस गति से परिवर्तन हुआ है, यदि उसी गति से आगे चलेगा तो मानव 25 वर्ष भी नहीं चलेगा, उसके पहले ही मानव विदा हो जाएगा। ये 2007 की बात है। तो ये जो बात कह रहे हैं ये ठीक है कि चलो 25 नहीं 50 साल हो सकता है ना? कहने में थोड़ी इधर उधर हो सकता है, क्योंकि जब मनुष्य बोल रहा है तो बोलने में कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो बात कह रहे हैं मुख्य वो है धरती ह्रास क्रम में आ गया है। तो हमने पढ़ा सहअस्तित्व, उसमें विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति। लेकिन अभी धरती पे क्या स्थिति है? धरती उल्टा भी कर सकती है, या कर भी रही है। जो उत्तराखंड में अभी हमको दिखाई दे रहा है, हिमाचल में, वो ह्रास क्रम के ही सारे लक्षण हैं। या इस पूरी धरती पे देखेंगे तो जहाँ पे ध्रुव प्रदेश हैं, जहाँ पे बहुत सारे बर्फ हैं, जिस तरीके से वहाँ पर सारे परिवर्तन हो रहे हैं जलवायु में, या फिर अमेजन के जंगल में देखेंगे तो जो हो रहा है उससे ये लग रहा है कि ये केवल अब मानव तो कर ही रहा था, लेकिन अब प्रकृति भी इस तरह से क्रियाकलाप कर रही है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फीडबैक लूप। तो वो भी शुरू हो गया है, और ये जो स्थिति बनती जा रही है काफी भयावह है। हम एकदम न पानी जो है गले से ऊपर चला जाए, मरने की जगह पे आ जाए, उसके पहले ही सोचना पड़ेगा। और जो बचने का रास्ता है वो इस दर्शन से हमको लगता है कि पूरी तरह से निकलता है। और ना केवल बचने का रास्ता, बल्कि यदि मानव सुधरता है तो फिर धरती, अगर मानव सुधरता है, अपराध बंद करता है, तो धरती, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि फिर धरती अपने में जितना सुधार सकती है वो सुधारेगी। तो ये थोड़ा सा सोचने का विषय है कि हमको आज अध्ययन करने की आवश्यकता है क्यों। और अगर धरती ह्रास क्रम में है और हम सुखी हो जाएंगे, हमारे बच्चे ठीक ठाक रहेंगे,
ऐसी स्थिति नहीं होने वाली है, क्योंकि ये तो सभी मानवों के लिए चिंताजनक स्थिति है। ठीक है। और हमको करना क्या है कार्यक्रम के रूप में इससे उबरने के लिए? तो मुख्य एक कार्यक्रम है अध्ययन और अभ्यास का। अध्ययन अभ्यास पूर्वक अनुभव, अनुभव से प्रमाण, प्रमाण पूर्वक परंपरा, और यदि मानवीय परंपरा उदय होती है तो धरती संतुलित बना रहेगा, ऋतु संतुलित बने रहेगा धरती पर, और धरती पर मानव भी सदा सदा बना रहेगा। ये पूरा कार्यक्रम हमको दिखाई देता है। ठीक है। इसमें अभी आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए इतनी बातों में। किसी का कोई प्रश्न है इसमें? नहीं? ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो ये जो अध्ययन अभ्यास है, अध्ययन अभ्यास पूर्वक अनुभव तक पहुंचना है, ये मुख्य काम है हमारे लिए। और अनुभव ही प्रमाणित होता है। प्रमाण पूर्वक परंपरा होती है। यदि परंपरा धरती पे बनती है तो इसका मतलब धरती सदा सदा के लिए बनी रहेगी, और उस धरती पर मानव भी सदा बना रहेगा। चारों चारों अवस्थाएं सदा सदा संतुलन में रहेगी। इतना कार्यक्रम है। तो आगे बढ़ा जाए। कोई दस्तरत भाई या कोई थोड़ा आगे इंडोर्स बढ़ करते सकते रहे। हाँ हाँ, हाँ इससे ये पता चलता है कि मेरा आवाज भी जा रहा है, ऐसा नहीं कि डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए भी नहीं पूछ नहीं लेता हूँ। नहीं ठीक हाँ है। ठीक। समीर भाई का हैंड रेज है। हाँ समीर भाई। भैया ये जो मुद्दा है और जहां पर ये खड़े हैं और बाबा जी ने जो बात बताई, तो यहाँ मेरे मन में प्रश्न ये आता है कि मेरे अकेले से इस दिशा में क्या हो पाएगा, या मैं थोड़े बहुत लोगों को ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं तो उसका कुछ उपज तो नहीं रहा है, तो उसमें फिर क्या करे? और रिस्पांस कभी कभार नहीं मिलने के कारण थोड़ी कभी निराशा भी हो जाती है, तो उसमें कैसे फिर टिके रहे? वो जो थोड़ा अगर मार्गदर्शन कर दे तो अच्छा रहता, क्योंकि स्वयं परिवार और समाज तक की ये बात नहीं पहुंच रही है ठीक से, तो अब पूरी धरती के 800 करोड़ का तो कहाँ से मैं कर पाऊंगा? ऐसा प्रश्न कभी मन में हम्म, द्वंद होता है, तो उसमें मार्गदर्शन की अपेक्षा थी वस्तु। बढ़िया बढ़िया। इसमें हम वहां विफल होने लगते हैं जब हमारा ध्यान पहले दूसरा है, क्योंकि हम दूसरे के लिए भी करेंगे तो क्या सोल्यूशन होगा? यही कि वो अनुभव संपन्न हो जाए। यहां से शुरुआत है ना। बाबा जी एक व्यक्ति रहे जो अनुभव पूर्वक प्रमाण प्रस्तुत किए जीने में। एक व्यक्ति से इतना सारा अभी तक पहुंचा। इमेजिन करिए यहां 100 अनुभव संपन्न व्यक्ति हो धरती पे, तो क्या होगा? आप समझ रहे हैं? एक में इतनी ताकत है। ज्ञान की ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन वो ताकत तभी हमको दिखेगा जब हम ज्ञान संपन्न हैं। हमको कमजोरी इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि हम हम कर नहीं सकते, इसलिए कि हमारे अंदर वो ज्ञान ही नहीं है जिससे हमारे अंदर वो विश्वास भरता है। तो पहला कार्यक्रम ये है कि हमारे अंदर ये विश्वास हो जाए कि अध्ययन अभ्यास पूर्वक मैं अनुभव तक पहुंच जाऊंगा, और इसमें अब मुझे कोई शंका नहीं है। और इस शरीर के आयु पे बहुत निर्भर नहीं है। किसी भी आयु में आप प्रमाण कर सकते हैं, प्रमाणित हो सकते हैं। ठीक है। एक आयु हो गई तो इसका मतलब प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे क्या? कर सकते हैं प्रमाण, क्यों नहीं कर सकते भाई? प्रमाणित किसको होना है? जीवन को। प्रमाण क्या देना है? अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण, और तीसरा है प्रयोग प्रमाण। प्रयोग प्रमाण में हो सकता है कि थोड़ा बहुत कमी रह जाए। अनुभव और व्यवहार तो प्रमाणित हो ही सकता है कि नहीं? इतनी बात। और प्रयोग प्रमाण में आप अकेले नहीं हैं। अगर आपके परिवार में
ज्ञान संपन्नता हुई और बाकी लोग भी मान लो उत्पादन करके भागीदारी कर रहे हैं, तो भी आप प्रमाणित हैं। एक आयु के बाद मान्यताएं बढ़ जाती हैं, इसलिए कठिनाई हो सकती है। बाबा जी हैं, 95 साल तक प्रमाण अपने को प्रस्तुत करते रहे। कितने साल तक? 95 तक। 96 में थोड़ा सा शरीर अस्वस्थ हो गया तो नहीं कर पाए, लेकिन 95 94 तक तो करते ही रहे ना। 90 तक तो मान ही चलो, 90 तक तो प्रमाण दे ही रहे थे सबका, है कि नहीं? तो पहला अपने अंदर ये विश्वास आना है कि हम सभी अनुभव संपन्न हो सकते हैं, यही मानव का स्वत्व है। और अनुभव ही प्रमाणित होगा और कोई चीज प्रमाणित नहीं होगा। प्रमाण पूर्वक ही परंपरा बनेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो परंपरा सुनिश्चित हो धरती पर, चारों अवस्थाएं सदा संतुलन में बनी रहे, उसके लिए जीने में प्रमाणित होना आवश्यक है। प्रमाण के लिए अनुभव आवश्यक है, और अनुभव के लिए एकमात्र कार्यक्रम है अध्ययन और फिर अभ्यास। अध्ययन को पूरा करने के लिए अभ्यास। अध्ययन कर रहे हैं तो कुछ अभ्यास चाहिए हमको, इतना कार्यक्रम है। ठीक है। और यदि आप में अनुभव होता है तो ये जो आपने बोला, मान लीजिए अगर अनुभव होता आज के समय में, तो आप जानते हैं क्या कह रहे होते? कि ये सब मानव से होने वाली चीज है, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य यदि समझदार हो सकता है तो सर्व मनुष्य समझदार हो सकता है कि नहीं? है कि नहीं? तो कई बार हमारे भीतर की ही शंकाएं रहती हैं जो संसार में इंपोज्ड हो जा रहा है। अनुभव वो जगह है जहां शंका नाम की कोई चीज नहीं है, केवल और केवल विश्वास है। ठीक है समीर भाई? जी भैया, आज तो भैया मैं कुछ बस बोलूं? बढ़िया। अब हम लोग, हाँ हेलो। बोलिए भैया। हाँ मैं बोलिए भैया, थोड़ा सब बोलिए बोलिए बोलिए। सबसे पीछे वाला विद्यार्थी हूँ, लेकिन जो मैंने रहस्यवाद में 4 4 5 5 घंटे लगाया, वो छूट जाने के बाद जब इधर समझ में आ गई ये बात, तो मैं हम्म पूजा के भाव से हम्म ऐसा लगता है कि इसके अलावा सृष्टि में और कोई श्रेष्ठ विचार है ही नहीं। बहुत बढ़िया। श्रेष्ठता की तरफ हम भाग रहे थे कि हम तो महान बन रहे हैं। हम्म आज इतना उत्साह से भरा रहता हूँ, हम्म तो मुझे तो दिखता है कि मैं ये प्रश्न इसके पहले भी डाला कि मेरी चिंता ये हो गई कि बचपन वाली बात शायद आपने सुना हो, तो अब ये जो आज आपने कहा, तो ये लगता है कि मर भी गए तो परंपरा तो जिंदा है। जो मानव परंपरा जिंदा है, हम्म ये चाहे कहीं ना कहीं बाबा जी, यहाँ तक मेरी बात है कि बाबा जी तो फिर से आ गए होंगे, या जो है फैले ही हैं सबके अंदर। हम्म तो ये फैलाव जो गुणोत्तर गति से होना है, हम्म ये हो ही रहा है। हम्म जब हो रहा है तो उस पर हम सबको विश्वास पूर्ण रूपेण से है। मैं ये हम्म देख रहा हूँ, अपने अंदर देख रहा हूँ, क्रियाओं में देख रहा हूँ। कोई मेरी बात सुने तो भी और ना सुने तो भी उसके ऊपर आक्रोश नहीं, बढ़िया। और ना ही बस उसमें, निराशा। हाँ उसमें एक ही चीज है, थोड़ा सा आपको और उसमें जी दुरुस्त करने की जरूरत मुझे लग रही है। जी, बोलिए। यदि हो या ना हो तो भी परंपरा तो रहेगी। पहले तो ना होने की बात ही नहीं है। सही बात है। अरे भाई, आज आपका शरीर जीवित है, जी जीवन समझने वाली चीज है। जी आपके अंदर
समझने की खूब पिपासा बनी हुई है। जी जी। तो ना होने वाला कहाँ से जुगाड़ आ रहा है इसमें? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वो थोड़ा आगे के शरीर यात्रा का कोई कार्यक्रम नहीं, इसी शरीर यात्रा में इसको पाना है। बिल्कुल। भाई वर्तमान में ही मिलेगा ना, आगे के शरीर यात्रा में तो तभी मिलेगा जब शरीर रहेगा। हम्म। आज अभी शरीर आपके पास है, जी। जीवन में तो अक्षय शक्ति अक्षय बल संपन्नता है ना। हम्म। तो फिर क्यों ऐसा सोचा जाए कि अगले शरीर यात्रा में कुछ और बचा खुचा करेंगे? ऐसे क्यों सोचना है? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही क्यों नहीं सोचते कि इसी में सब कुछ करना है? अब आगे जो पूरा। होगा होने दीजिए, अब भी पूरा जी। करिए ना। ठीक। है कि नहीं? जी जी। आगे का आपके हाथ में थोड़ी है, हम्म। अभी तो आपके हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। समझना जीवन को है। हम्म। समझने के लिए आशा विचार इच्छा रूपी जो अ, कल्पना की ताकत है वो आपके पास रखा ही है। वो किसी वो मानों नहीं। में कम ज्यादा तो होता नहीं। सही। आप परंपरा में जो भी आपने सीखा उसको पार पाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, है ना? पूर्ण रूप में। संकल्पित है उसके। फिर क्या चीज रोकेगा आपको, बताइए? कोई नहीं। फिर प्रकृति आप अब भी इसमें लगिए अनुकूल है। भी। बाकी ठीक। कुछ सोचना ही क्यों है? सोचने का एक ही ढंग है जिसमें केवल जीवन में आशा का संचार होता है, उतना ही सोचना रहता है। ठीक। जहाँ जहाँ निराशा है वो अपने काम का नहीं है, उसको दूर ही आप बैठा के रखिए। है कि नहीं? ठीक। तो यही है। तो अनुभव, अस्तित्व में अनुभव, होने में होने का अनुभव, और रहने में प्रमाण, ये दोनों चाहिए। उसमें मुख्य कार्यक्रम प्रमाण नहीं है। मुख्य कार्यक्रम पहले जो होना है उसका अनुभव हो जाए। ठीक है? तो अनुभव के लिए जो मेन जीवन में ताकत है वो है कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता ही एकमात्र चीज है जो अनुभव तक हमको पहुंचाती है। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है जो हमको अनुभव तक पहुंचाती है। ठीक है? और कल्पना की ताकत अक्षय है हर एक मानव में। आपको केवल इसके लिए संकल्पित होना है। ठीक है जी? संजीव भाई जी। जी भैया नमस्ते। जी भाई बताइए। हाँ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अध्ययन से पहले ऐसे प्रश्न उठते हैं। हाँ अध्ययन के बाद अगर हम समझ के करने लगते हैं तो ऐसा प्रश्न उठता ही नहीं। बिल्कुल। क्यों उठेगा? हाँ मैं 10 साल से लगा हूँ। हम्म। लेकिन अभी धीरे धीरे वो पूरा मतलब परिवार में स्वीकृत हो रहे हैं, है ना। और प्रयोग आप जो कह रहे थे उसकी भी प्रमाण मिल रहे हैं। हम्म। तो हो जाएगा, कोई मतलब ऐसे फिर ना हो आप जाएगा वहीं, ऐसे कोई आप भी बात ही वहीं नहीं। चले, हम्म। आपका भी ध्यान उसी संसार में ही है। क्या कहा जाए? अच्छा, कहाँ कहाँ है इसको कि नहीं? सही करना है बताइए। आपने यही बोला ना, धीरे धीरे परिवार वाले सुन रहे हैं, सुन रहे प्रयोग नहीं भी सुन। प्रमाणित कर। अरे अच्छा। क्यों कर, ना सुने तो, ना सुने तो आपको अनुभव नहीं होगा क्या? नहीं उस ना सुने की बात नहीं है, मतलब दिख रहा है ये नहीं, मैं बताएं। ये बोल रहा हूँ क्यों उधर देखना है। सुन लिए, बहुत अच्छी बात है ना, आपका ध्यान किधर है? नहीं मेरा ध्यान उधर नहीं था फिर भी मतलब नहीं, मैं। लेकिन क्या है, बाकी लोग ऐसे ही तर्जुमा कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कि अगर कोई नहीं सुन रहा है तो मेरा तो होना नहीं है। नहीं ऐसा ऐसा नहीं सोचा था मैं कर रहा हूँ। मैं मतलब अध्ययन में जब से मुझे अध्ययन अरे करना ही लग ठीक, गया तो उसके परिणाम उनकी दिख भी रहे हैं एक मुझे। आयु है। अरे हम्म। मान लीजिए उनकी एक आयु है, उस ढंग से ना भी लगे। हाँ हर एक व्यक्ति का अपना है ना। हाँ मैं तो आई हमारा एग्री। तत्व है ना। नहीं तो मतलब जो चीज मेरा स्वत्व है, एक मिनट एक मिनट, जो चीज मेरा स्वत्व है, नहीं आप बात समझो पहले। ठीक है बोलने ठीक। में क्या झंझट है? कि हाँ जो चीज मेरा स्वत्व है, हाँ। ठीक है, जो चीज मेरे अधिकार का है, अनुभव मानव का अधिकार है ना, इसका हनन कोई कर सकता है? नहीं नहीं कर।
है उस सत्व का? तो दूसरे की कोई बात ही नहीं कर नहीं है। सकता। वो जो देखना है अपने बच्चे के परिवार तक में नहीं, जागृत मानव उधर देखिए। एग्रीड, फुल्ली एग्रीड। मैं वो समीर भैया के बात हो रहे थे ना, तो दूसरे वाले कैसे होते, तो उसको थोड़ा ऐड करने के लिए मैंने जोड़ दिया उसको। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, लेकिन क्या है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ एग्रीड, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ता है। फर्क तभी पड़ता है जब मुझे अनुभव नहीं होगा। हाँ मतलब मेरे अंदर विश्वास नहीं है तभी फर्क पड़ता है। हाँ जी। और हमारा विश्वास संसार की तरफ देखकर नहीं आता है, जागृत हाँ मानव की नहीं, तरफ देखकर आता है। बिल्कुल ए- अस्तित्व को देख वो के, जागृत मानव को देख के, जागृत मानव का अनुभव देख के होता हाँ जी, तो एक मानव को अनुभव हो है। गया, हमको भी हो सकता है। क्यों? 100%। क्योंकि जो एक मानव कर सकता है सर्व मानव कर सकता है, तो उधर देखने से विश्वास। बराबर कल किसी के साथ कर रहे हैं, उनका मूड ही ऑफ हो गया, अब क्या करेंगे? बराबर। आप लटक जाएंगे क्या? हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसा थोड़ी है। हाँ बस चलिए। नहीं और किसी का हैंड रेज है क्या? हाँ हाँ है ना भैया, वो प्रभु भाई का है, और ठीक है, उसके तो आगे पहले चलिए। अन्नू दीदी का और जेपी भैया का भी हैंड रेस था। हाँ बताइए, पूछ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हम्म। नमस्ते भैया। हाँ आपने नमस्ते भैया, बताइए प्रभु भाई समीर जी। भैया का और संजीव भैया का जो प्रत्युत्तर किया, हम्म इसमें एक हम्म ही बात आई, जीवन हम्म को तृप्त करने के लिए मेरे हम्म पास मध्यस्थ दर्शन की अभी सूचना है। सूचना हम्म जागृत मानव की है, अस्तित्व में हम्म उन्होंने अनुभव किया है। वो हम्म विश्वास के साथ इसी शरीर यात्रा में मेरी हम्म कल्पना, मेरा पूरा जोर अनुभव के हम्म लिए ही लगाना है, और बात छोड़नी है। जब अनुभव होगा हम्म, तो बाकी की क्रिया सहजता से प्रमाण रूप हो ही जाएगी। इतनी ही बात है आपके लिए। बढ़िया है, ऐसे। बस बढ़िया। धन्यवाद। हाँ यही धन्यवाद भैया। बढ़िया, यही बढ़िया, अनुभव एकदम बढ़िया। होगा तो बाकी बाकी को छोड़ो, तो प्रमाण रूप है ही, हाँ मगर पहले अनुभव के लिए तो भैया, मैं प्रयास करूं पूरा, मेरा मेरा जोर आप लगाऊं पूरा, मेरी निष्ठा लगाऊं बिल्कुल पूरा। बराबर है। एकदम सही, बिल्कुल आपने भैया, जो क्या स्पष्ट बात। किया तो इतना मेरा ध्यान गया कि मुझे हम्म कुछ नहीं, अनुभव जागृत मानव के ट्रस्ट करके नहीं, हम्म ट्रस्ट है उनको देख के, ट्रस्ट करना ही बस नहीं है, ट्रस्ट है हाँ, उनको देख के मुझे करना है। बस तो इत, आप इत, भैया इत, अध्ययन करो, सुनो, आप अध्ययन करिए, आप देखेंगे कि अध्ययन करते करते बाकी जो भी हमारे आसपास रहते हैं, हमारे सगी संबंधी, आप अध्ययनशील हैं, अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई परेशानी होती नहीं, बल्कि उल्टा होता है कि लोग अपने आप ही स्वीकार करने लगते हैं। क्योंकि अध्ययन करते करते हमारे अंदर एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें हमारे मानसिक, वाचिक, कायिक क्रियाकलाप में एक सूत्रता आने लगती है। ह्यूमन के पास सबसे एकदम भैया। हाँ, ह्यूमन के पास अभी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? सोचना कुछ, बोलना कुछ, करना कुछ और। समझ रहे हो? तो जो हमारे लोग होते हैं आसपास, वो भी यही देख रहे होते हैं कि भाई ये बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, और करते कुछ और ही हैं। तो क्या होता है कि लोगों का विश्वास टूट गया होता है, क्योंकि हम सभी ऐसे ही हैं। और जो वर्तमान समय में शरीर मूलक जीने का अभ्यास हो गया है, उसमें कभी भी मानसिक, वाचिक, कायिक क्रियाकलाप में एक सूत्रता होती ही नहीं है हम सबकी। समझ रहे हो आप? तो जो भी हमारे आसपास होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई ये आदमी कुछ कर नहीं पाएगा, इनकी बात मेरे को नहीं सुनना है। क्यों? वो जब से देखता है तो ही लगता है उसको कि यार इनका मानसिक, वाचिक, कायिक क्रियाकलाप में एक सूत्रता नहीं है, उसका भी नहीं है। लेकिन अपने को दोष नहीं देता, इनको जरूर दे देता है कि इनका तो कुछ नहीं हो सकता, इनकी बात सुनना नहीं है। उसको भी यही तलाश है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जाए जो सोचता है, बोलता है, करता है, जीता है, उसमें एक सूत्रता है। और मान लो ना करे तो भी मुझे किस बात की असंतुष्टि है? मुझे भी इसी बात की असंतुष्टि है कि मेरा सोचना, मेरा बोलना, मेरा करना, मेरा जीना, उसमें एक सूत्रता है ही नहीं।
ये बात से मैं अतृप्त हूं, क्योंकि हमारे अंदर अंतर्द्वंद पैदा हो जाता है। तो हम जब अध्ययन के लिए लगते हैं तो उसमें क्या इतनी अच्छी चीज घटती है कि हमारा जो ही अध्ययन की तरफ, आपको अध्ययन थोड़ी ऊंची चीज है मैं बताऊंगा, लेकिन उधर आप पैर बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, मानसिक वाचिक कायिक क्रियाकलाप में एक सूत्रता आने लगती है। आप समझ रहे हो? उससे क्या होता है कि मुझे खुद ही मैं अच्छा लगने लगता हूं, मैं को स्वीकार होने लगता हूं। ठीक है? और साथ में क्या होता है कि जो भी हमारे आसपास लोग हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप इसमें अध्ययन करके किसी का बुरा तो नहीं कर रहे, पर पुरुष पर नारी पर धन पर पीड़ा इधर तो नहीं जा रहे, बल्कि उल्टा सही की दिशा में जा रहे। सही का विरोध करने वाला कोई मानव होता नहीं है। सही एक ऐसी चीज है जो बुद्धि को स्वीकार ही होती है। हर बुद्धि, जो भी सूचना पहुंच रही मन से, बुद्धि स्वीकारने की जगह पे है। यदि सत्य पहुंचता है तो सत्य का बुद्धि स्वागत ही करता है। सत्य का बुद्धि सदा स्वागत करता है, क्योंकि उसकी डिजाइन ही ऐसी है। तो ये बात अब बैठाना है। ठीक है? ठीक है, ठीक है प्रभु है जी, बात समझ में आई? तो इसमें एकदम क्या सही है? सही भैया, सही हाँ, सही। अध्ययन, हाँ अध्ययन क्या है, स्वभाव गति में मानव को ला देता है, या ये ऐसे भी कह लो स्वभाव गति में आने से ही अध्ययन होता है। दोनों बात है। ठीक है? तो स्वभाव गति में आते जाता है आदमी, ज्यो ज्यो आप एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे, आवेश से मुक्त होता है आदमी, स्वभाव गति में प्रतिष्ठित होता है। हर मानव स्वभाव गति में ही जीना चाहता है, आवेश में किसी को अच्छा नहीं लगता। ठीक है? तो इसमें क्या जी है कि भैया। हम खुद ही देखते हैं, जब हमने अध्ययन शुरू किया ठीक से, तो बहुत सारे लोग अपने घर में भी सभी लोग समझना चाहते हैं। घर में खुद ही लोग तैयार हो गए कि नहीं भाई हमको ये करना है, अब यही करना है। तो ये अपने आप होने लगता है। ठीक है? और कोई हैंड बहुत रेस तो नहीं बहुत है? बढ़िया ध्यान दिलाया भैया आपने कि जो हम्म, सहजता है उनके लिए तो बाद में प्रयास हो ही जाएगा। और वाग्बई में जहां जहां लिखा है सहजता, वो स्वाभाविक क्रिया के लिए ही लिखा है, आपने वही बताया। और जब हाँ, जहां जहां प्रसिद्ध लिखा है वो अस्तित्व में है ही, तो अनुभव होगा ही। बहुत बहुत हम्म। बहुत बढ़िया। अब कुछ धन्यवाद लोग ये भैया, सोच थैंक यू। रहे हैं यार, ये तो बूढ़े हो चुके हैं, इनको तो कुछ होगा नहीं, और यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ उनको केवल ऐसे ही पैम्परिंग करने के लिए कर रहा हूँ। तो वो भी जो सोच रहे हैं ना, ये सोच उनके अंदर भी बाधा पैदा करेगा। आप अभी जीवन की मौलिकता को नहीं पहचान रहे हैं। हाँ, बस इतना होता है कि एक आयु के बाद क्या होती है, मान्यताएं बहुत गहरी हो जाती हैं। बच्चे क्या है, बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, तो सत्य को स्वीकारने में उनको कोई कठिनाई नहीं होती। जब हमारी आयु बढ़ जाती है तो पीछे के जो बैगेज हैं, पूर्व स्मृतियां हैं, पूर्वाग्रह है, पूर्वाभ्यास है, वो बहुत गहरे हो जाते हैं, तो उसको बदलने में कठिनाई होती है। ये नहीं है कि समझने में कठिनाई है, बैगेज बड़ा है इसलिए परेशानी, इसलिए लगता है कि भाई 50-60 के बाद बड़ा कठिन है। बाकी ऐसा नहीं है कि आदमी समझ नहीं सकता है, जीवन की ताकत से समझता है ना। तो जीवन की ताकत से समझता है आदमी, आराम से 70-80 जो भी हो आराम से कर सकता है। क्यों हमको, और करते करते जहां पहुंचेंगे पहुंचेंगे, यही इतना ही सोचना है अपने को ना। बस इधर लगाते अपने अपना मन पहले इधर हरे बॉक्स की तरफ, अनुभव के लिए, अनुभव के लिए अध्ययन, और अध्ययन को पूरा करने के लिए अभ्यास। ठीक है? तो ये सारा कार्यक्रम समर्पित होना जरूरी है। बस। क्यों? क्योंकि मेरा सुख अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, वो ऑथेंटिक सुख है ही नहीं मेरा, तो मैं क्या करूं? ऐसे ही चला जाऊं क्या? जो मेरा काम होना तो काम ही नहीं हुआ, तो मैं ऐसे ऐसे ही चला जाऊं, टाइम पास कर दूं? ये क्या बात हो गई भाई? जो टाइम है इसको सदुपयोग करेंगे कि नहीं हम? तो ये है। ठीक है भैया, आगे बढ़े। हाँ, जेपी भैया का हैंड रेजिंग। और और देवेश प्रश्न तो
जी भैया नमस्कार, सभी भाई बहनों को नमस्कार। हाँ भैया बताइए, नमस्ते भैया। भैया अभी आप अनुभव प्रमाण के बारे में अपने प्रयोग का भी बताया था, प्रयोग प्रमाण। जी एक तो थोड़ा उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। और भैया अभी जब मैं समीर भाई की और इन सबकी बातें सुन रहा था, तो मेरी तो आपने एकाग्रता फिक्स की। आपने देखो बताया कि जो प्रतीक है वो प्रमाण नहीं होता, लेकिन आपने एक ऐसा प्रतीक दिया था मुझे, वो सॉफ्टी वाला, हम्म कि सारा आप सॉफ्टी के बाहर फैलाने पर लगे हुए हैं। हम्म वो जब तक अंदर नहीं जाएगा, और अंदर बिल्कुल कोनिकल में जाके जब वो बाहर निकलेगा तो पूरी सॉफ्टी में फैल ही जाएगा वो। इस हम्म प्रमाण ने भैया जो आपने ये जो प्रतीक दिया, इससे मेरी तो बनी। और बस अब हम्म एक ही चीज है कि कोई हो ना हो वो पहले बाद की बात है। पहले हम्म, सारा कार्यक्रम मेरे स्वयं का है, जितना समझने का कार्यक्रम है वो मेरे स्वयं के हाँ। लिए है। पहले मुझे समझना है, हम्म मुझे प्रमाणित होना है। जब मैं प्रमाणित होऊंगा तो मेरे को देखकर हम्म जिसको होना वो हो ही जाएगा। मुझे कोई प्रयास होता ही है करने की भैया। जरूरत नहीं। अरे भैया और ये होता वस्तु ही है। इतनी अच्छी है भैया, जैसे कि वो कोई पुष्प होता है ना, कोई फूल होता है, उसकी खुशबू जाती ही है। हम्म तो ये खुशबू जब मेरे अंदर होगी, ये हम्म ज्ञान संपन्नता, जब अनुभव संपन्नता मेरे अंदर होगी, तो वो दूसरों हम्म, तक फैलेगी ही। उसे फैलने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो बहुत यहाँ बढ़िया। जितना भी कार्यक्रम है पहले मेरी समझदारी के लिए है। और भैया बढ़िया। बिल्कुल सही कहा है, ये किसी अन्य जन्म का कार्यक्रम है ही नहीं। ये तो हम्म इसी जन्म में करना है और होकर रहेगा। क्योंकि आपकी जो समय था, बाबा जी आपके साथ थे। अब तो हमारे पास बाबा जी के रूप में आप इतने सारे भाई हैं जो हम्म हमारी जागृति के लिए सहायक है। इतनी सारा मतलब अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो गई है, परिभाषा ऐप उपलब्ध हो गया है, इतना सारा वीडियोज है। जो अब नहीं होगा तो फिर कब होगा भैया? ये तो अभी होना ही है, बस और बढ़िया। होगा ही भैया। अस्तु तो भैया। हाँ, अभी ये जो प्रयोग प्रमाण है उसको वैसे तो मैं बता देता हूँ। मानव के पास 3 कार्यक्रम हैं। क्या है कि मैं उन सब चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अभी मुझे इस जगह पे पहुंचना है कि आज मैं रैप अप करके अगले हफ्ते से व्यवहार दर्शन को मैं शुरू कर पाऊँ। ठीक है। तो बढ़िया भैया, हो एक हल्का सकता है सा कि ग्लिम्स डाल दीजिए बस। हाँ। मनुष्य क्या करता है भैया, मनुष्य के पास 2 मुख्य कार्यक्रम है। एक मानव के साथ है, एक प्रकृति के साथ है, शेष प्रकृति के साथ। मानव के साथ वो व्यवहार करता है, शेष प्रकृति में उत्पादन पूर्वक व्यवसाय करता है। ठीक है। अब जो उत्पादन है उसमें सारे प्रयोग होते हैं। उस जगह पे प्रकृति के साथ आपको कुछ करने हैं। ठीक है। लेकिन आपका पहला कार्यक्रम क्या है? व्यवहार ठीक होना। व्यवहार तो आदमी किसी भी आयु में कर सकता है ना। व्यवहार किसी भी आयु में किया जा सकता है। किया जा जी भैया। सकता है कि नहीं? बस। बिल्कुल भैया। तो पहला फोकस है भैया, व्यवहार का मतलब ये होता है कि समझदार होकर के दूसरों को समझदार बनाना। इतना व्यवहार है हमारे पास। ज्ञान पूर्वक हमारी आशा विचार इच्छा रिजॉल्व हो जाए, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? तो जो मेरे अंदर अनुभव ज्ञान हुआ उसके आधार पे बुद्धि, उसके आधार पे चित्त वृत्ति मन, और मन से हम संबंधों का निर्वाह कर पाए मानव के साथ। संबंधों के निर्वाह में क्या करूंगा? मिल करके व्यवस्था प्रमाणित करूंगा। व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए क्या करूंगा? दूसरे को समझदार बनाएंगे। समझे हुए को समझाना, सीखे हुए को सिखाना, किए हुए को कराना। इतना काम रहता है उपकार का। मान लो किया हुआ ना करा पाए, समझा हुआ समझा तो सकता है, इतना तो काम करेगा। और आदमी का व्यवहार पूरा वाचिक है, बातचीत करता है कि नहीं? तो जब तक आदमी बातचीत कर सकता है तब तक प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है, इतना तो करेगा। और जो उत्पादन आदि है वो घर में सबके साथ मिलके करेगा ना। और नहीं भी करेगा, घर के लोग समझदार हो गए तो घर के लोग करेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? हम ही को करना है क्या सब काम? ठीक है, मेरी आयु हो गई, उसमें नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, जितना बन पाएगा उतना करेंगे, नहीं बन पाएगा बैठे रहेंगे। लेकिन बात तो समझदारी की करेंगे। तो ऐसी बात है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। भैया देवेंद्र भाई का हैंड रेज। हाँ देवेंद्र भाई। हाँ नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। जी। हाँ, मैं तो आज समीर भाई के पर्सन से मेरा भी जो है एक थोड़ी कई बार उत्साह कम हो जाता था, आज दूर हुआ।
और आपने बार बार बताया कि दूसरों पर ध्यान चला जाता, अपना ध्यान अभ्यास छूट जाता, अपना अनुभव का कार्यक्रम। तो उसके लिए धन्यवाद। आज मेरा भी ध्यान गया है। ये बहुत बड़ा, मन में कभी कभी उत्साह की कमी हो जाती थी। यही शेयर करना था भैया। धन्यवाद जी। बस उसमें एक ही चीज है भैया, दूसरे हम्म, पे ध्यान जाना जरूरी है हमारा, ये मैं नहीं कह रहा जी हूं नहीं जाना, जी लेकिन कौन है वो जो दूसरा जिस पे ध्यान जाना चाहिए, ये मुख्य बात है। हाँ, समझे? तो बिल्कुल। ध्यान आप क्या है, अपनी समस्या वाले के लोगों के पास जाता है, किसके साथ जी सुलझाना है। जी जी। तो किसके साथ सुलझाना है नहीं, किसके साथ सुलझना है मुझे। हाँ तो ध्यान तो जरूर जाना चाहिए दूसरे पे, लेकिन समझदार मानव पे जाना चाहिए, जी जी जागृत मानव पे जाना चाहिए, और हमेशा जागृत मानव पे ध्यान जी बना जी ही रहना चाहिए। ठीक है? तो पहले मुझे दूसरे को सुलझाना नहीं है, सुलझना है। तो सुलझे हुए के साथ जी जी सुलझूंगा ना, मैं भी उलझा हुआ हूं, दूसरा भी उलझा हुआ है, अब उलझे हुए के साथ सुलझाने चल दिए, ये कैसे प्रमाणित जी होगा? कोई सुलझा हुआ जी है भैया। ना? तो ध्यान एकदम रखिए अपने, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो जागृत मानव है वही हमारा इष्ट है, और उससे हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए। जी भैया, बहुत बढ़िया। तो अभी, हाँ, पहले क्या है, पहले जो इष्ट है वो ईश्वर है, यहाँ इष्ट जागृति है। ठीक है? और जागृति पत्थर में तो होती नहीं है, मिट्टी में तो होती नहीं है, पेड़ पौधे में तो होते नहीं है, और जागृति पशुओं में तो होता नहीं है, और व्यापक वस्तु में तो होता नहीं है। तो इष्ट कौन होगा फिर हमारा? कोई मानव ही होगा। जागृति कहने से भी कोई मिट्टी पत्थर की बात नहीं चल रही है, कोई ह्यूमन की बात चल रही है। वही हमारा इष्ट है। अपने इष्ट में हमारा ध्यान सदा लगे रहना। क्यों? क्योंकि उसमें ध्यान लगे रहने से हमारी चित्त वृत्तियां फैलती नहीं है, हमारी चित्त वृत्तियां और ज्यादा कंसंट्रेट हो जाती है, वो हमारे अनुभव में बहुत सहायक हो जाता है। ठीक है? तो बहुत अच्छा, आगे जी बढ़ते हैं। जी भैया, नमस्ते। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ने के लिए जो हमारा असली रुकावट आ रहा है किसी का भी, वो ये है कि हमको विकल्प ठीक से हमारे अंदर स्थिर नहीं हो रहा है। यदि विकल्प स्थिर हो गया तो फिर अध्ययन पूर्वक अनुभव तक पहुंचने में, अनुभव पूर्वक प्रमाणित होने में और परंपरा बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुख्य जो बात है वो है विकल्प की स्थिरता होना। तो विकल्प सबसे पहला, और कोई भी भाग में पढ़ेंगे बाबा जी का, तो सबसे पहला जो चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हर एक, चाहे मानव व्यवहार दर्शन उठा लो, कर्म दर्शन उठा लो, पहले पन्ने पे क्या लिखा हुआ है? आपने देखा है ना, हर पुस्तक में पहले विकल्प। पन्ने पे विकल्प। विकल्प। विकल्प भैया। जी। और विकल्प में पहला लाइन यही है, आप देख लीजिए सामने बोर्ड पे है। अस्थिरता अनिश्चयता मूलक भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार बनाम विज्ञान विधि से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन विधि से भी मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। दोनों प्रकार के वादों में मानव को जीव कहा गया है। विकल्प के रूप में प्राप्त अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन विधि से मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद में मानव को ज्ञानावस्था में होने का पहचान किया एवं कराया। ठीक है? अगर इतना लाइन हमको डाइजेस्ट हुआ तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ये हमारा पहला स्टेप यही है, और शायद इस पहले स्टेप में पार करने में ही दिक्कत आ रही हो। ठीक है? तो अस्थिरता अनिश्चयता, अस्थिरता अनिश्चयता, तो क्या चीज होती है? अनिश्चयता कहां से आती है? किस जगह अनिश्चयता को हम देखते हैं आज? संसार में। किस जगह पे? संसार में। संसार में तो चार चीजें हैं, अनिश्चयता कहाँ है? सब बटा में कल्पना में अविश्वास है। ज्ञान, हमारी ज्ञान अवस्था में है, बाकी तीनों अवस्था में तो है ही नहीं। हाँ, तो फिर एक ही चीज हो गया अनिश्चित। हम्म। मानव में होगा, मानव में क्या वही। चीज अनिश्चित है?
आचरण। 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 ठीक है, आचरण का अनिश्चयता ही समस्या है, ये दिखना। अभी अनिश्चयता आई क्यों, उसके रूट में क्या है? भ्रम। समझदारी नहीं है। समझ का अभाव, वही समझदारी का हाँ, अभाव। नहीं, बढ़िया भाषा है भ्रम। यस। हाँ, समझदारी का क्या अभाव है, भ्रम है, भ्रमित है, इसलिए हो रहा तो अच्छी लैंग्वेज आ गई ना भैया, इसलिए भैया उसमें भी हमको थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, वही ब्रह्म बोलेंगे तो थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। और क्या, अरे भ्रमित है भाई, शरीर को मैं मान रहा हूं, मैं, समझे, उसको सच मानता हूं। मैं कहीं घूमने गया था मनाली, और बड़ा सुंदर लगा वो जगह, गया था नियाग्रा फॉल देखने, और बड़ा अच्छा लगा यार। ये जो अच्छा लगा उसको सच मानता हूं मैं। बढ़िया खाना खाया, बड़ा अच्छा लगा, इसको सच मानता हूं, ये सत्य है हमारे लिए। तो नियाग्रा फॉल जा करके, विदेश घूम करके, या फिर गोवा जा करके, मनाली जा करके, केरला जा करके अच्छा लगता है कि नहीं हमको? और हमको सच जैसा लगता है ना हमारे अंदर, कि हाँ ऐसा हुआ। यही भ्रम है, ये जो लग रहा है। धरती पे आप कहीं भी खड़े हैं, जहां भी जो इस समय खड़ा है, बैठा हुआ है, खड़ा है, जो भी है, उसके चारों तरफ चार ही चीज होती है: पदार्थ, प्राण, जीव, ज्ञान। मनाली जाइए, कुल्लू जाइए, केरला जाइए, गोवा जाइए, कनाडा आइए, अमेरिका आइए, चीज कितनी है? चार। उसके अलावा कुछ होता है क्या? तो हर जगह सत्य है। लेकिन नियाग्रा फॉल बड़ा अच्छा लगा, तो सत्य को देखा था, पैसा खर्च करके भ्रम देख के चले आए। और ऊपर से बता रहे हैं कितना बढ़िया था, फोटो वोटो ऊपर से खींच लिया। समझे? ये क्या है, ये हमको दिखना चाहिए कि जो चीजें हमको आंख से दिखती है वो सच नहीं है। ठीक है, जो हमको सुख जैसा लगता है वो सुख नहीं है, वो केवल सुख जैसा लगता है नहीं। होना अलग चीज है, लग रहा है अलग चीज है। तो भ्रमित होने के कारण, संवेदनाओं से जो भी हमको ज्ञान होता है उसको सच मानने के कारण, हमारे आचरण में निश्चितता नहीं है। संवेदनाओं के आधार पे, विषयों के आधार पे जो हमारे अंदर जीवन में ज्ञान हुआ, उसको जीव चेतना का नाम दिया गया। इसके आधार पे जो आचरण बना, उसमें मैं ना मानव के साथ जी पाया, ना प्रकृति के साथ जी पाया। तो इसके कारण से समस्या पैदा हुई। ठीक है, तो भ्रमवश समस्या से घिर जा रहे हैं हम लोग। इसका नाम है अनिश्चयता। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? अब विज्ञान क्या करता है? विज्ञान क्या कर रहा है? विज्ञान ये कर रहा है हमारे साथ कि जो समस्या आती है, जैसे संवेदना को लगा अभी गर्मी बढ़ गई क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हमको संवेदना में क्या पता चला, गर्मी तो बढ़ गई। गर्मी बढ़ गई तो क्या करेंगे हम फिर? ये समस्या आ गई तो उस समस्या को सुलझाएंगे। सुलझाने के लिए क्या करूंगा मैं? उसका कुछ स्टडी करूंगा। करके क्या किया? एयर कंडीशन बनाया, है ना, एसी बना लिया। एसी बनाने से जीवन में थोड़ा भी लग रहा है कि हमको आराम हो गया, लेकिन हुआ क्या? संवेदनाओं की थोड़ी अनुकूलता घर में एसी में बैठने से बन गई, यही हुआ ना। लेकिन इस एसी से आगे क्या हुआ? सब घर की गर्मी बाहर फेंक दिया लोगों ने। इतने सारे घर हैं और हर घर की गर्मी, गर्म चीज जो है वो बाहर फेंकता जा रहा है। तो बाहर क्या हुआ? आप समझ रहे हो? तो बाहर तो और गर्मी बढ़ गई ना।
बाहर की गर्मी बढ़ेगी कि नहीं? यस। बढ़ेगी यस बढ़ेगी। भैया, वो व्यक्तिवादिता में रह गया ना, तो व्यक्तिवादिता में तो हम वो संपूर्णता में तो हम सोचते ही नहीं है, पूरी सृष्टि का पूरा अच्छी तरह तो बिल्कुल। सोचते ही नहीं, वही दिक्कत आती है ना, वो हमारी हाँ, समझ और में ही वो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। हम्म। आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि विज्ञान हमेशा प्रॉब्लम को टैकल कर रहा है। तुमको बताया ना उस दिन क्या स्कूल में पढ़ के आई थी? यू हैव लर्न समथिंग ना, कि साइंस कैसे करता है, व्हाट आर द स्टेप्स इन साइंस, देयर इज ए प्रॉब्लम, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, तुमको लगता है भूल गए। तुम्हारे स्कूल में बता के आते हैं ना साइंस में पूरा। एनीवे तो Oh, so then you do. There's a problem. हाँ बोलो, क्या क्या है? प्रॉब्लम है तो फिर हम लाइक एक्सपेरिमेंट करते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ हम फिर सोल्यूशन ढूंढते हैं और टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करते हैं ताकि वो लाइक प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। समझ रहे भैया? तो पहला विज्ञान में ना, पहले प्रॉब्लम क्या है ये ढूंढो। समझ रहे हो? फिर प्रॉब्लम ढूंढने के लिए कुछ आपको स्टडी करना पड़ेगा, फिर उस पर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उससे समस्या सुलझेगा। यही है ना विज्ञान का पूरा। तो ये विज्ञान का तरीका है, और इस विज्ञान के तरीके से आप देखेंगे तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये अनिश्चयता बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो इससे पूरी चीज अस्थिर हो गई है। समझ रहे? तो जीवन में ये बात हमको जो पता चल रहा है, समस्या ओरिएंटेड जीवन काम कर रहा है। और समस्या कहां देख रहा है? भौतिक रासायनिक सीमा में। और समाधान भी कहां लाना चाह रहा है? कोई एक एक लोग बोलते रहिए। भौतिक रसायन। समाधान। भौतिक रसायन में। बस, बढ़िया प्रभु भाई, जोरदार। तो भौतिक रासायनिक सीमा में समस्या और भौतिक रासायनिक सीमा में समाधान, इतना ही उसका पूरा कार्यक्रम है। तो भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित ही पूरा विचार चल रहा है। और आगे जाएंगे तो पता चला जो समझने वाली चीज है, मानव, मानव क्या उसमें जो है समझता है, वो भी कौन सा चीज है? भौतिक रासायनिक वस्तु, जो कि ब्रेन। ब्रेन उसमें समझने वाला है। तो भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार से ऊपर ही नहीं उठ रहा है विज्ञान। और आदर्शवादी विधि से जाएंगे तो ये कह रहे हैं कि मूल में रहस्य है। रहस्य क्या है? कौन सी वस्तु है रहस्य? ईश्वर। ईश्वर को कोई जान नहीं पाएगा। समझ रहे हैं? ईश्वर रहस्यमयी है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। और सब कुछ को जानने वाला कौन है? ज्ञान मानव। किसको होगा? ज्ञान अवस्था। अरे कहाँ? ज्ञान अवस्था, ज्ञान अवस्था। ना ना, ये रहस्य मूलक में कहाँ है भैया? ईश्वर है जानने वाला रहस्य मूलक में। हाँ, रहस्य मूलक में तो ईश्वर जानने वाला है। आदर्शवाद में ईश्वर है, मगर अभी जानने वाला ज्ञान अवस्था है। लेकिन अभी हम सही बात है। आदर्शवाद वाला ही पढ़ रहे हैं ना, रहस्य मूलक। तो एक तरफ ब्रेन जानने वाला है, तो जीवन एक तरफ कहाँ चला गया है? जीवन क्या है? ब्रेन है एक तरफ। जीवन की पहचान कैसे केमिकल करें? लोचा, केमिकल लोचा बोलते हैं उनको, थोड़ा तो ब्रेन एक को। तरफ, हाँ ठीक है, एक तरफ जीवन को ब्रेन के साथ जोड़ दिया है। जानने वाली चीज मानव है, मानव में जो जीवन है उसी को ज्ञान होता है। एक तरफ उसको मेधस के साथ जोड़ करके देख रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी जीवन को किसके साथ जोड़ दे रहे हैं? जानने वाला ईश्वर है। और ईश्वर क्या है? वो रहस्य है। ईश्वर के अलावा कोई जान ही नहीं सकता। तो इन दोनों में क्या हुआ? ह्यूमन का स्टडी ही प्रॉपरली नहीं हो पाया।
तो यहाँ पे विकल्प रूप में क्या कह रहे हैं, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन। तो जानने वाला कौन है यहाँ पे, मानव केंद्रित का मतलब है कि समझने वाला कौन है, मानव, और समझना किसको है, उसको, अस्तित्व को। तो समझने की संपूर्ण वस्तु अस्तित्व और समझने वाला मानव। मानव ही है जिसको समझ में आएगा, और मानव को अस्तित्व समग्र को समझना है, ये बात इसमें रखी गई। और इसमें मानव को ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में पहचाना गया, जबकि पीछे जो दर्शन आए उसमें जीव के रूप में पहचाना गया। जैसे हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मानव क्या है, मानव एक मैमल है, मतलब स्तनधारी जीव है। क्यों? क्योंकि विज्ञान मानव को मैमल इसलिए रखा क्योंकि मानव के शरीर रचना के आधार पे उसने स्टडी किया। शरीर रचना के आधार पे स्टडी करने से उसको लग रहा है कि जैसे गाय स्तनधारी जीव है, कुत्ता स्तनधारी जीव है, भालू बाघ स्तनधारी जीव है, वैसे ही मानव क्या है, स्तनधारी जीव है। तो मानव उसी कैटेगरी में आ गया शरीर के आधार पे देखने का कारण। और पहले भी ये बताया गया कि ये सब प्राणी है। एक और तरीके से बताया गया कि ये सभी प्राणी है, मानव भी एक प्राणी है और बाकी सभी प्राणी है। प्राणी का मतलब जो सांस लेता है, सांस लेने वाली चीज के आधार पे ह्यूमन को कैटेगराइज कर दिया। वाले तो जीव भी सांस उसमें खाली लेता इतना है, ऐड किया था, सोशल एनिमल बताया था, सामाजिक प्राणी। नहीं वो तो बाद में आया ना, हम्म। जब उसको समाजशास्त्र मिला है। पहले डार्विन ने कैटेगराइजेशन किया, फिर उसी के आधार पे समाजशास्त्र डेवलप हुआ। ठीक है, समाजशास्त्र जब डेवलप हुआ तब उसमें सोशल प्राणी बोल दिया। लेकिन हम लोग जब सामान्य दिनों में आप देखोगे मंदिर वगैरह में जाते हो तो हम लोग कहते ही हैं धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हर एक मंदिरों में बोला जाता है, घर में भी बोला जाता है। प्राणियों का मतलब क्या है, वहां पे प्राणियों में सद्भावना हो। वहां खाली मानव नहीं है, मानव में सद्भावना की बात है, प्राणियों में। तो मानव भी क्या है, एक प्राणी है। और जीव क्या है, प्राणी है। और पेड़ पौधे क्या है, वो भी क्या है, प्राणी है। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। तो ये प्राणियों के रूप में उसकी पहचान किया गया। प्राणी का मतलब होता है जो जिसके अंदर प्राण, मतलब सांस जो लेता है। समझ रहे। यहां पे जब ज्ञानावस्था को रखा गया तो ज्ञानावस्था को किस आधार पे रखा गया है, जीवन के आधार पे। जीवन और भौतिक रासायनिक क्रिया, तीन क्रियाओं के आधार पे कैटेगराइजेशन है। तो मानव को जो कैटेगराइज किया गया वो जीवन क्रिया को केंद्र में रखा गया। उधर कैसे कैटेगराइजेशन हुआ, शरीर रचना को केंद्र में रख करके सारी चीजों को डेवलप किया गया, जो भी वर्गीकरण किया गया। और यहां जीवन क्रिया है तो मानव क्या है, ऐसी इकाई है जिसमें जीवन में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता व्यक्त हो जाता है, उसका नाम है ज्ञानावस्था। अगर उसके नीचे जाएंगे जीव, तो वहां पे जीवन शरीर के आधार पे ही खाली चल सकता है, उसमें कोई दूसरी पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। तो भौतिक रासायनिक वस्तु के आधार पे ही जीवन चलता है, इसलिए जीव है। पेड़ पौधे में जाएंगे तो जीवन नहीं है, जीवन क्रिया नहीं हो रही है, केवल और केवल रासायनिक भौतिक क्रिया ही है। तो इस तरह से उसका कैटेगराइजेशन हो गया। तो जीवन क्रिया लाने के बाद ही चार कैटेगरी में प्रकृति में हम चीजों को देख पा रहे हैं, जिसमें दो कैटेगरी पदार्थ और प्राण भौतिक रासायनिक क्रिया के आधार पे, जड़ वस्तुओं के आधार पे बना हुआ है जो गठनशील परमाणु है। और जो दूसरा है जीव और ज्ञान, वो चैतन्य इकाई है, उसमें जीवन के आधार पे कैटेगराइजेशन किया गया। जो जीव है उसमें जीव का जो जीवन है केवल भौतिक रासायनिक से चलता है, और मानव में जो जीवन है कल्पना से, मिनिमम कल्पना से चल रहा है।
ये अंतर है। इस तरह से 4 कैटेगराइजेशन हुआ, ठीक है। और इसमें मानव जो है वही ज्ञानावस्था की इकाई है। इसका मतलब मानव ही समझ सकता है, इसलिए मानव केंद्रित बोला गया। और क्या समझेगा? पूरा अस्तित्व समझेगा, ठीक है। समझने के मूल में जाएंगे तो अस्तित्व, समझने वाला मानव। ये बात पहले नहीं आई। ये स्पष्ट हो पाया इतना? यस भैया, बहुत बढ़िया। बढ़िया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये दिख रहा है कि मध्यस्थ दर्शन के अनुसार मानव ही ज्ञाता, जानने वाला, सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व, जानने मानने योग्य वस्तु। वही पीछे वाली बात बता रहे हैं ना। तो जो मानव केंद्रित का मतलब क्या बताया? मानव केंद्रित का मतलब है मानव ही ज्ञाता, जानने वाला। और अस्तित्व मूलक क्या हो गया? सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व ही जानने मानने योग्य वस्तु, ठीक है। अर्थात जानने के लिए संपूर्ण वस्तु है। यही दर्शन ज्ञान है। इसी के साथ जीवन ज्ञान, ये हो गया। इतना जो है वो अस्तित्व दर्शन ज्ञान हुआ। अब उसके बाद जीवन ज्ञान। जीवन ज्ञान का मतलब होता है गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता का ज्ञान। इसका नाम होता है जीवन ज्ञान। तो विज्ञान में क्या नहीं पता है? गठन पूर्णता का ज्ञान नहीं पता है, ठीक है। क्रिया पूर्णता का ज्ञान नहीं पता है, आचरण पूर्णता का ज्ञान पता नहीं है। आदर्शवाद में क्या नहीं पता है? गठन पूर्णता का ज्ञान, क्रिया पूर्णता का ज्ञान, आचरण पूर्णता का ज्ञान। इसके अलावा जो तीसरा ज्ञान है, चूंकि वो 2 ज्ञान नहीं पता है, इसीलिए जो मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है वो वहां पे दोनों दर्शनों में नहीं है। यहां पे मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान भी हुआ। क्यों? क्योंकि सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान मानव को हो रहा है और जीवन ज्ञान हो रहा है। इसीलिए इन दोनों के संयुक्त स्वरूप के बाद मानव के जीने का सही कार्यक्रम निकला। उससे उसके अंदर ये मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान दिख रहा है। ये मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान सहित ही सह अस्तित्व प्रमाणित होने की विधि अध्ययन गम्य हो चुकी है। तो सह अस्तित्व प्रमाणित कैसे होगा? मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान के साथ सह अस्तित्व प्रमाणित होगा। सह अस्तित्व प्रमाणित करने के अर्थ में ही मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है। मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान के लिए जीवन ज्ञान आवश्यक है और जीवन ज्ञान के लिए अस्तित्व दर्शन ज्ञान चाहिए। ये पूरा कार्यक्रम निकला। तो परंपरा में 3 ज्ञान नहीं है, ना तो भौतिकवाद में ना आदर्शवाद में। क्या ज्ञान नहीं है? कि मानव को ज्ञाता, जानने वाला भी पहचाना नहीं। क्या पहचाना? जीवन में जीवन की स्पष्टता नहीं है, तो ब्रेन जानने वाला है या ईश्वर जानने वाला है। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व जानने मानने योग्य वस्तु है, इसको नहीं पहचाना गया। एक जानने मानने की वस्तु भौतिक रासायनिक सीमा में पहचान लिया है और दूसरा ब्रह्म। तो जानने के लिए संपूर्ण वस्तु वहां पे अभाव है, यहां पे जानने की संपूर्ण वस्तु है, इसलिए दर्शन ज्ञान हो रहा है, ठीक है। दर्शन ज्ञान हो रहा है, इसी के साथ उसको जीवन ज्ञान भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या और चीज हो गया? चूंकि जीवन इसमें अविभाज्य है अस्तित्व में, इसलिए उसमें गठन पूर्णता, ये पूरा सहअस्तित्व ज्ञान होने से गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता का ज्ञान हुआ, जो कि वहां पे नहीं हो पाया था। और तीसरी बात उसमें आई मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान होने से क्या हो गया? संसार में सहअस्तित्व प्रमाणित हो गया और उस प्रमाण के लिए अध्ययन आज हो सकता है। हम सब अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन गम्य है, जबकि पहले अध्ययन गम्य नहीं था। और उस अध्ययन के लिए क्या प्रस्तुत किया गया? अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान, मध्यस्थ दर्शन, सहअस्तित्ववाद शास्त्र रूप में अध्ययन के लिए मानव सम्मुख मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? परम पूज्य बाबा जी द्वारा, आदरणीय श्री ए नागराज जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और इसको 4 भागों में रखा गया है: दर्शन, वाद, शास्त्र और संविधान। इतने भागों में पूरा वाङ्मय रखा गया है। तो ये इतना हो गया हमारे विकल्प की पृष्ठभूमि। स्पष्ट है इतनी बात? बहुत ही अच्छा भैया, बहुत ही बढ़िया।
ये लाइन देखा, पहला लाइन कितना पावरफुल है, इसमें कुछ बचा? पूरी समीक्षा हो गई कि नहीं पहले ही लाइन में? अभी एक ही लाइन बताया आपको। ठीक है ना? तो बहुत अच्छा, आगे बढ़े। क्या हो गया? हाँ, तो उसी बात को थोड़ा सा हम लोग इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं, जिसमें भौतिकवाद, आदर्शवाद और सहअस्तित्ववाद, ठीक है, उसको थोड़ा सा एक दूसरे चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं अभी। तो जो पहला बॉक्स ये दिखाई दे रहा है आपको यहां तक, ये क्या है? भौतिकवाद का बॉक्स है। और ये क्या है? आदर्शवाद का बॉक्स है। और तीसरा है ये सहअस्तित्ववाद। सहअस्तित्ववाद इन दोनों का विकल्प है, और इसको हम लोग समझते हैं कि क्यों विकल्प है। उसी बात को मैं यहां आपको बताया था, उसको फिर से मैं रख रहा हूं। तो पूरी वस्तु अगर देखेंगे तो एक तो व्यापक वस्तु ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, तो व्यापक वस्तु क्या है? क्रिया शून्य है, ठीक है। दूसरा वस्तु क्या है? जीवन। तो जीवन में क्या हो रहा है? जीवन क्रिया हो रहा है। और तीसरा है शरीर। तो शरीर क्या है? भौतिक रासायनिक क्रिया। तो तीन क्रिया, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, दो शरीर में हो गया, और एक जीवन क्रिया, और तीसरी है व्यापक सत्ता वस्तु जो कि क्रिया शून्य। तो शरीर क्या हो गया? जड़। ये क्या हो गया? चैतन्य। और ये क्या हो गया? व्यापक सत्ता में संपृक्तता उसकी। कितना समझ में आया इतनी बात? यस भैया। इससे ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है पूरा मामला। अब उसमें क्या हो रहा है? ये जो शरीर है, इसके माध्यम से जीवन के अंदर आशा विचार इच्छा बनी हुई है। तो जीवन के अंदर जो भी आप आशा विचार इच्छा देख रहे हैं, ये जो आशा विचार इच्छा का संयुक्त रूप ही जीवन में कल्पना है। तो कल्पना कहां से जनरेट कर रही है? शरीर के साथ जुड़ने के कारण, ठीक है। और ये जो आशा विचार इच्छा है, यही हमारे ज्ञान की असली पूंजी भी है। आशा विचार इच्छा अभी अस्पष्ट हो रहा है, अस्पष्ट गति है। क्यों अस्पष्ट गति है? क्योंकि शरीर के आधार पे ही ये पूरी क्रियाएं चल रही हैं। अब इसमें शरीर में यदि अनुकूलता है तो जीवन में सुख जैसा लगता है, प्रतिकूलता है तो दुख जैसा लगता है। इसको पिछले कुछ सत्रों में हमने बताया था। जीवन में 5 भाग है: मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। अब जो शरीर मूलक है वो मैक्सिमम चित्त के इच्छा तक, यहीं तक पहुंच रहा है, उसके आगे नहीं जा पा रहा है वो। ये उसकी मैक्सिमम पहुंच है। और इसी आशा विचार इच्छा जो शरीर मूलक है, इसको जीव चेतना का ज्ञान बोल रहे हैं। इसके आधार पे वो कुछ मानव के साथ कर रहा है व्यवहार, और प्रकृति के साथ व्यवसाय। और उसमें क्या हुआ? उसने एक संसार बनाया जिसमें है परिवार, समाज, व्यवस्था, और तीनों में क्या है? समस्या। परिवार ऐसी स्थली है जहां पे अपना पराया सबसे ज्यादा पाया जाता है। वह अगर परिवार में ही समस्या है तो समाज में भी समस्या है, फिर व्यवस्था में भी समस्या है, ठीक है। तो ये भौतिकवादी एक तरीका हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है? अस्तित्व के विपरीत उसने संसार बना लिया है, और इस संसार को देखने से मानव में पीड़ा हो रहा है। कैसा संसार? जिसमें ना तो परिवार व्यवस्थित, ना समाज व्यवस्थित, ना ही व्यवस्थाएं सुदृढ़ है, ठीक है। पहला दिखा भौतिकवाद क्या है, और भौतिकवाद का रूट कहां से है? शरीर। स्पष्ट? आगे चलूं? यस भैया, क्योंकि आगे। इसमें बहुत बात है। हाँ, बढ़िया। दूसरा हमने बताया था आदर्शवाद। आदर्शवाद कहां से चल रहा है? ये जो शरीर में संवेदनाएं उठती हैं, थोड़ा कोई बहुत सारा वो उस पर लाइन खींच दे रहा है। ये जो शरीर मूलक संवेदनाएं उठती हैं, तो आदर्शवाद में लोगों ने ये पहचाना कि ये जो संवेदनाओं से सुख हो रहा है, उसमें निरंतरता कभी होती ही नहीं है। ना तो सुख निरंतर, ना दुख निरंतर। तो सुख और दुख दोनों उसमें निरंतर नहीं बनता है, ठीक है। तो सुख भी क्षणिक, दुख भी क्षणिक। तो इसके पीछे भागना बेकार।
इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो फिर लोगों ने थोड़ा ध्यान लगाया तो धीरे धीरे शरीर के साथ जो उठने वाली संवेदनाएं हैं उससे आदमी ने अपने को डिटैच कर लिया, उससे मुक्त हो गया। और उस प्रक्रिया को आप जाएंगे तो योग आदि में सब प्रक्रिया उस जगह को बताया गया है। उसमें अंतिम जो 3 मुख्य कार्यक्रम है वो है धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि पे पहुंचने से ये जो आशा विचार इच्छा है वो उसमें चुप हो जाता है, मौन हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये आशा विचार इच्छा मौन हो गई है। चूंकि आशा विचार इच्छा ही नहीं है तो फिर संसार में जीने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि संसार में हम पैदा ही ना हो, हम जरा मरण से मुक्त हो जाएं, हम आवागमन के बंधन से ही मुक्त हो जाएं। हमको जीना का स्वरूप नहीं चाहिए संसार में। तो इधर संसार है ही नहीं एक तरह से इनके लिए। ठीक है, तो इसमें शरीर संवेदना भी भ्रम, व्यवहार भी कोई चीज ऐसा वास्तविकता नहीं है, ना ही संसार वास्तविक है। और इस जगह क्या हो रहा है, यहां पे जीवन किसके साथ पहचान लिया, शरीर के साथ। तो जीवन क्या मान रहा है कि मैं शरीर हूं। यहां पे क्या होता है, यहां जीवन अपने को व्यापक, मतलब व्यापक को देख पाता है। ठीक है, चूंकि क्रियाएं तो नहीं है लेकिन उसको सत्ता दिखता है, व्यापक सत्ता दिखता है जीवन को। और उसमें यह नहीं पता चल रहा है कि व्यापक सत्ता और मैं हूं, यह भी पता चलता है। तो व्यापक सत्ता को मैं मान लिया, वही ब्रह्म है, वही मैं हूं। ठीक है, तो ब्रह्म और मैं अलग नहीं है, लेकिन इसमें व्यापक पारदर्शी है, पारगामी है, ये उसको ज्ञान नहीं हो रहा है। व्यापक ही साम्य ऊर्जा है, व्यापक ही ज्ञान है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो? तो ये बात उसमें नहीं है, क्योंकि इधर क्रिया शून्य है। तो पारगामीयता, पारदर्शिता है ना, व्यापकता, उसके साथ ऊर्जा और ज्ञान, ये स्वरूप कब आएगा, जब क्रियाएं होंगी। तो क्रिया ही नहीं है, तो इसलिए उस तो बहुत ही अधूरा, बहुत ही कह लो छोटे भाग में व्यापक का बहुत आंशिक उसको दिख रहा है, व्यापक आंशिक भाग में व्यापक दिख रहा है। और ये अंतर नहीं चल रहा है कि ये जीवन है वो अलग है, बल्कि जीवन ने अपने को व्यापक ही मान लिया उसमें, कि ये व्यापक ही मैं हूं। यहां पर तक चला गया। बात समझ रहे हैं? ये है आदर्शवाद। कोई प्रश्न इसमें? वही हम ब्रह्मास्मि वाला यहाँ पर आपने बता दिया, राइट? एकदम जी, वो यहां चला गया। क्यों? क्योंकि इच्छा ये सब शून्य हो गया। अब एक चीज दिख रहा है, क्रिया तो दिख नहीं रही, क्रिया तो खत्म, क्योंकि क्रिया सारा इसी से चल रहा था। अब व्यापक बचा, व्यापक को देख रहा है, लेकिन व्यापक पूरा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि व्यापक सह अस्तित्व में ही स्पष्ट होता है। व्यापक 3 स्वरूप में है, पारदर्शी, पारगामी, पारदर्शी और व्यापक। तो सत्ता को 3 स्वरूपों में देखा गया, और वही सत्ता जड़ प्रकृति में ऊर्जा के स्वरूप में है और चैतन्य में ज्ञान के स्वरूप में है। इस तरह से 5 नाम व्यापक का बढ़िया, पारगामी होना, पारदर्शी होना, व्यापक, ऊर्जा और साम्य ऊर्जा और ज्ञान। जड़ प्रकृति में ऊर्जा, चैतन्य में ज्ञान, और जड़ चैतन्य प्रकृति में पारगामी, पारदर्शी, व्यापक। ठीक है, इस तरह से सत्ता के ही स्वरूप है, लेकिन इसमें पूरा सत्ता पूरी तरह से पकड़ नहीं आया। और उसमें ज्यादा दिक्कत यह हो गई कि जीवन ने अपने को सत्ता के स्वरूप में ही पहचान लिया, ब्रह्म के स्वरूप में ही पहचान लिया। तो एक तरफ जीवन ही अपने को ब्रह्म जैसा मान ले रहा है, और एक तरफ जीवन ही अपने को ब्रेन मान ले रहा है। तो भौतिकवाद में जीवन अपने को ब्रेन मान ले रहा है, शरीर मान ले रहा है, और आदर्शवाद में जीवन अपने को ब्रह्म मान ले रहा है। तो दोनों जगह से जीवन का स्पष्टता नहीं हो पाया। ठीक, पहुंचा पाया मैं अपनी बात? एकदम बढ़िया भैया, एकदम भैया, एकदम क्लियर होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर दिखता है तो फिर पूरा हमको दिखेगा कि भौतिकवाद, आदर्शवाद कहाँ रुका था, कहाँ से सहअस्तित्ववाद विकल्प बना।
अब तीसरी स्थिति आई। तीसरी स्थिति में हो रहा है कि आदरणीय बाबा जी ने जो साधना किया उसमें पहला काम आशा विचार इच्छा चुप हो गया, तो ये कहां तक पहुंच गया? समाधि तक। ठीक, समाधि के बाद उनकी जो प्रश्न थे उसका उत्तर नहीं मिला उनको, तो उनके पास एक ऑप्शन था कि समाधि हुआ है कि नहीं उसको जांचा जाए। ऐसा तो नहीं कि समाधि ही नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर मिलना चाहिए, क्योंकि यही आश्वासन मिला था। तो क्या करें? तो उन्होंने वापस जांचने का सोचा। जांचने के लिए संयम नाम की विधि है। संयम में क्या होता है? सिद्धियां होती हैं, अप्राप्त जो है चीजें उसकी प्राप्ति होती है। लेकिन बाबा जी का प्रयास अज्ञात को ज्ञात करने का है। तो संयम में जो सिद्धियों का स्वरूप बताया गया उनको स्वीकार नहीं हुआ, तो उन्होंने स्वविवेक से एक संयम की दूसरी विधि बनाई। उसमें समाधि ध्यान धारणा इस क्रम से उन्होंने संयम किया। संयम किया तो अस्तित्व में उनका अध्ययन हुआ, साक्षात्कार हुआ, पहले फिर बोध हुआ, फिर अनुभव हुआ, और फिर अनुभव होने के बाद, तो अनुभव किसमें हो रहा है? सहअस्तित्व में। ये सहअस्तित्व में ही अनुभव हो रहा है। अनुभव होने के बाद वापस वो ज्ञान बुद्धि में आया, चित्त में आया, वृत्ति में और मन में। क्या क्या आ रहा है? अनुभव ही आ रहा है। तो उस अनुभव का बोध बुद्धि को हुआ, ठीक है। उसके आधार पे चित्त में चिंतन होने लगा, फिर उसमें चित्रण बना, मतलब ऐसी इच्छाएं बनी, उसका तुलन हुआ, न्याय धर्म सत्य का विश्लेषण हुआ, ऐसे विचार मतलब बन गए, आस्वादन हुआ, किसका? मूल्यों का, सुख का आस्वादन हो गया, जीवन निरंतर सुख होने का आस्वादन कर लिया अपने अंदर, और फिर अब वो संबंधों को चयन कर पा रहे हैं। ठीक ठीक। तो अब शरीर संवेदना से सुख की बजाय संबंधों का चयन करना, संबंधों को पहचान पा रहे हैं। किसके अर्थ में? व्यवस्था के अर्थ में, प्रयोजन के अर्थ में। तो उसमें एक संबंध है मानव संबंध और एक संबंध है नैसर्गिक संबंध। मानव संबंधों में उन्होंने व्यवस्था के अर्थ में समाधान प्रमाणित किया, नैसर्गिक संबंध में जीते हुए समृद्धि को प्रमाणित किया। अब यहां जो संवेदना थी, इस तरह से जीने से संवेदना में नियंत्रण दिख रहा है, संवेदनाएं नियंत्रित हुई। ये जो संवेदनाएं नियंत्रित हैं उससे निश्चित आचरण बना, निश्चित आचरण पूर्वक मानव के साथ, मानव शेष प्रकृति के साथ जीने योग्य हो गए। मानव के साथ न्याय धर्म सत्य प्रमाणित हुआ और शेष प्रकृति के साथ नियम नियंत्रण संतुलन को प्रमाणित किया। इस समाधान समृद्धि के साथ वो एक परिवार व्यवस्था में जीने योग्य बन गए, और ऐसी परिवार व्यवस्था जो अब समाज के लिए पूरक है। और इसी परिवार व्यवस्था से एक नई व्यवस्था की जन्म हो रही है, जिसमें चारों अवस्था में संतुलन सदा सदा बना रहेगा। ये कार्यक्रम है सहअस्तित्ववाद का। ठीक है। तो इसमें क्या है हो रहा है? इसमें संसार नहीं बन रहा है आदर्शवाद में, इसमें बना तो समस्याएं आई हैं, और इसमें संसार ऐसा है जैसा अस्तित्व है, अस्तित्व के अनुरूप ही संसार है। तो इसमें अस्तित्व इक्वल संसार, बैलेंस है। मैथमेटिक्स होता है ना, दोनों तरफ इक्वल साइन, तो दोनों तरफ इक्वेशन सेट बैठना चाहिए, राइट। असली गणित यही है। इधर का भी इक्वेशन अस्तित्व का और संसार का इक्वेशन क्या है? बराबर। ये है विकल्प। जी, कोई हैंड रेज है क्या? भैया एक बार इसको रिपीट कर देंगे? हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि इसमें ये जो लास्ट वाला बताया वो नहीं भैया, शुरू से सहअस्तित्ववाद, हाँ लास्ट वाला। हाँ, तो सहअस्तित्व में क्या हो रहा है कि सबसे पहले बाबा जी अब यहाँ पे खड़े हैं, इनको ये वाला तो चाहिए नहीं, लेफ्ट साइड में है ही नहीं, वो संवेदना का सुख नहीं चाहिए, वो तो उनको पता है कि इसमें कुछ नहीं है। वो जिस परंपरा से आ रहे हैं वहां पे क्या है? आदर्शवाद। ठीक है। आदर्शवाद में वो जन्मे, अब उनके पास कुछ प्रश्न है बचपन से। किस पे प्रश्न है? आदर्शवाद में जो बताया गया उसी पे प्रश्न है। उनके 3 प्रश्न हैं, इसी में विकल्प में आगे पढ़ेंगे तो 3 प्रश्न आया। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो सत्य जो है उससे मिथ्या कैसे पैदा हुई, ये उनका प्रश्न है। ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण कैसे, और तीसरा प्रश्न है प्रमाण कौन, ग्रंथ या ग्रंथ का प्रणेता।
आप्तवाक्य या आप्तवाक्य का रचयिता कौन प्रमाण होगा? ये इस तरह के उनके प्रश्न। 3 प्रश्न 3 ज्ञान से जुड़ा है। पहला प्रश्न अस्तित्व दर्शन ज्ञान से जुड़ा है, दूसरा जीवन ज्ञान से जुड़ा है और तीसरा मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान से जुड़ा है। ठीक है, तो 3 प्रश्न हो गए, 3 ज्ञान से जुड़ गया। अब इसमें आगे क्या देख रहे हैं? ये जो बाबा जी शुरुआत कर रहे हैं उनको तो पता नहीं कि ज्ञान कैसे होगा, तो उन्होंने पूछा। तो उनके जो गुरु पूज्य चंद्रशेखर भारती जी, जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य थे, वो और रमण महर्षि, इन 2 लोगों ने उनको बताया कि भी समाधि में इसका उत्तर मिलेगा। तो उन लोगों के आश्वासन देने के पश्चात उन्होंने समाधि करने का सोचा। तो समाधि करने का सोचा तो उनमें क्या हुआ? आशा विचार इच्छा समाधि के फलन में चुप हो गया। आशा विचार इच्छा चुप हो गया तो उससे उनका उत्तर मिला क्या? जो उनका बचपन में था, उत्तर तो नहीं मिला। बात समझ में आई? तो उत्तर नहीं मिला तो फिर क्या करें? तो 2 कारण हो सकता है। एक तो ये हो गया कि समाधि में उत्तर ही नहीं मिलता, दूसरा ये हो गया कि उनको समाधि ही नहीं हुई हो। तो दूसरा भाग जो है समाधि नहीं हुई हो, इसको समाधि हुई है नहीं, इसको कैसे जांचा जाए? उसके लिए उन्होंने संयम किया। संयम को उन्होंने उल्टा किया, जो पतंजलि महाराज ने बताया था उस विधि को उन्होंने उल्टा करके संयम किया और संयम काल में अध्ययन किया। अध्ययन किया तो अब ये आशा विचार इच्छा तो है ही नहीं, चल रही रहा है, यहाँ पे है। तो उन्होंने ये जो जहाँ चिंतन लिखा है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ, बल्कि एक और इसको बताता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ पे ये वाला देखिए। तो ये उनका एकदम ब्लैंक है, जैसे यहाँ पे भी ग्रीन लिखा है ना, इसको ब्लैंक कर लीजिए। उनका यहाँ से शुरू हुआ साक्षात्कार से। तो पहला डायरेक्ट उनको अस्तित्व में अध्ययन शुरू हुआ और ये अध्ययन पूरा 5 साल उन्होंने किया। शुरू के 2 साल में ज्यादा रिजल्ट नहीं आए, आवाजें आती रहीं। अगले 3 साल में बहुत विधिवत 12 से 18 घंटे हर दिन अध्ययन करते रहे प्रकृति में। तो उसके फलस्वरूप में उनको साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार से अवधारणा बनी, उससे अनुभव हुआ। ठीक है, तो ये तीनों हो रहा है। अभी यही चीज मैं यहाँ बता रहा था आपको। तो इस तरह से उनको अनुभव हुआ, अनुभव के बाद प्रमाणित करना है। तो अब उनकी आशा विचार इच्छा क्या हो गई? अनुभव के अनुरूप आशा विचार इच्छा बन गई। यहाँ पे आशा विचार इच्छा कैसे चल रही थी भौतिकवाद में? शरीर के अनुरूप। यहाँ आशा विचार इच्छा कैसे चल रही है? ये जो ग्रीन है अनुभव, अनुभव के अनुरूप में ही आशा विचार इच्छा है। समझ रहे? और आशा विचार इच्छा वो चीज है जिससे संसार में जीना होता है। संसार में जीने के लिए क्या माध्यम है? शरीर। शरीर से क्या करेगा जीने के लिए? 2 काम, एक मानव के साथ व्यवहार और प्रकृति के साथ, शेष प्रकृति के साथ कार्य, व्यवसाय कार्य। ठीक है, यही 2 काम होते हैं। तो मानव के साथ अब क्या कर रहा है? व्यवहार का मतलब इतना है कि ये जो अनुभव ज्ञान हुआ उसको प्रमाणित करना है। प्रमाणित किससे होगा? आशा विचार इच्छा के साथ। तो प्रमाणित करने का तो मानव के साथ व्यवहार हुआ तो उससे समाधान आ गया, और शेष प्रकृति के साथ कार्य किया तो समृद्धि आ गई। तो समाधान और समृद्धि के साथ वो परिवार व्यवस्था में बना लिए, और ये वो संसार बन गया जैसा अस्तित्व है वैसा उनका एक परिवार बन गया। ये जो परिवार है वो अखंड समाज का एक यूनिट है, और इससे आगे जाकर व्यवस्था का उदय होता है, ये हमको दिखता है। इतना काम हुआ। ठीक, हाँ जी, बहुत बढ़िया भैया। अब हमारे लिए क्या कार्यक्रम है? ये जो लेफ्ट साइड में वो समझिए जागृत मानव है, उसमें आदरणीय बाबा जी हैं, जो भी जिनको भी समझ हो जाएगी वो है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में वो है जो अध्ययन करने वाले हैं। तो इधर अभी ये वाला और ये वाला नहीं है, दोनों नहीं है, ना तो भौतिकवाद वाला ना आदर्शवाद वाला। अब सीधे हम लोग कहाँ चल रहे हैं? सहअस्तित्ववाद में। तो हम लोग जो अध्ययनार्थी हैं सीधे अब सहअस्तित्ववाद में आ गए। अब इसमें क्या है? हमारे पास क्या चीज है? आशा विचार इच्छा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? गुरु के पास या जो समझा हुआ अध्यापक उनके पास भी आशा विचार इच्छा है, मेरे पास भी है। उनका आशा विचार इच्छा अनुभव के आधार पे चल रहा है, और मैं आशा विचार इच्छा को नियोजन कर रहा हूं अनुभव पाने के लिए। दोनों में अंतर समझ में है? मुझे अपनी आशा विचार इच्छा को लगाना है अनुभव पाने के लिए, अभी है नहीं, ब्लैंक है।
और उनका आशा विचार इच्छा अनुभव के अनुसार चल रहा है। तो चूंकि अनुभव के अनुसार चल रहा है तो हमारे साथ व्यवहार कर पाते हैं, उनके व्यवहार में न्याय है। क्या मतलब है? आप जो भी प्रश्न आता है उसका समाधान कर देते हो, अपने हर एक वाचिक क्रियाकलाप से समाधान। हम लोग अभी क्या है, अपने को समझा हुआ मानकर प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन समझदारी जा नहीं रही है बातचीत से। तो ये हो गया हमारा मानसिक और वाचिक में द्वंद्व। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है समझा हुआ है, और फल आया तो सब पता चला लड़ाई हो गई। तो मानसिक और वाचिक में द्वंद्व हुआ कि नहीं? लेकिन यहां पे क्या हाँ कर रहे हैं, यहां पे जब आ रहे हैं तो जो इनको समझ आया है, आप कुछ भी व्यवहार करेंगे, कोई भी प्रश्न है उसको समाधान कर देते हैं। तो व्यवहार से हर एक प्रश्नों का उत्तर, तो उनके जैसी उनकी समझ है वैसा ही उनका वाचिक है। उनके वाचिक से लग रहा है कि वो समझदार है, और उससे पुष्ट भी हो रहा है कि समझदार है। हमारे वाचिक से हम प्रस्तुत तो कर रहे हैं समझदार है, लेकिन पुष्ट नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है नासमझी है बातचीत से। तो हमारा अब अध्ययन कार्यक्रम शुरू हुआ, तो हमको अपनी आशा विचार इच्छा को अब लगाना है। तो किसके लिए लगाना है? अब मुझे इधर अध्ययन करना है, जो लेफ्ट साइड है, इन्हीं का अध्ययन करना है, इसके व्यवहार का अध्ययन करना है, संसार। तो अब हमको एक संसार का अध्ययन करना है। समझो, संसार हमको कैसे दिखता है? व्यवहार और व्यवसाय के रूप में संसार दिखता है। तो इसमें उस संसार का अध्ययन जो यहां बताया था, इस संसार का अध्ययन नहीं है जो समस्या वाली है। हम एक नए संसार का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें एक व्यवस्था है। कौन सा? ये जो यहां संसार बताया, इस संसार का यहां पे अध्ययन शुरू हुआ। कौन कर रहा है? ये मैं अध्ययन जो करने वाला है, इस संसार का अध्ययन कर रहा है। इधर समस्या वाला छोड़ रहे हो। समय तो हो गया है, लेकिन 1-2 मिनट में इसको करके फिर आगे एक बार और लेना पड़ेगा, ऐसा लगता है। एक क्लास और ठीक रहेगा, क्योंकि आज हो नहीं पाए जितना मैं सोचा था। तो एक क्लास और भूमिका के लिए। तो ये अब अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। इस संसार का अध्ययन के फलन में क्या हुआ, उनका जो मन है अध्ययन करने वाले का, वो सही चीज को देख पा रहा है कि हाँ ऐसे भी जीना होता है। और ये संसार सही क्यों आया? क्योंकि वो व्यवहार सही कर पा रहे हैं, वो व्यवसाय सही कर पा रहे हैं। वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनकी संवेदनाएं नियंत्रित होने से उनमें निश्चित आचरण है। इस निश्चित आचरण के कारण उनका व्यवहार और व्यवसाय सही हो रहा है, इसलिए संसार में सही ढंग से जीने का स्वरूप उन्होंने दिखाया। और हम क्या है, इसका अध्ययन करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो ये अध्ययन करने से आशा विचार इच्छा में स्पष्टता आती जाती है। तो आज अभी यहीं रोकना पड़ेगा, इसको एक बार फिर से मैं लेता हूं और विधिवत करके फिर आगे बढ़ेंगे। कैसा रहेगा बताइए? हाँ ठीक भैया, रहेगा भैया, ठीक है। बहुत बढ़िया भैया, ठीक रहेगा। बहुत बढ़िया भैया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्या सारे डाउट क्लियर हो गए भैया आज मेरे। क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और कुल मिलाकर बात समझ में आ रही है ना, धीरे 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 कैसे चल रहा है मामला। बहुत भैया बढ़िया है ना महेंद्र भैया? और भौतिकवाद आदर्शवाद का ये कड़ी नहीं है अगला, ये समझ में आया कि नहीं पहले? और आदर्शवाद में वही बात नहीं कह रहे हैं जो इसमें कह रहे हैं, ये समझ में आया कि नहीं? हाँ जी जी। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार तो यही रहता है कि जो आदर्शवाद में कहा गया है बस उसमें भाषा बदल दिए देश काल परिस्थिति के अनुसार। ऐसा नहीं है, ये अलग ही पैराडाइम है, वो अलग पैराडाइम है। भौतिकवाद अलग, 3 पैराडाइम्स है, तीनों अलग अलग है। इसको विकल्प के रूप में लेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। और आप देखेंगे जनवाद पढ़ते पढ़ते आप किस ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, ऐसी बात है। इस प्रोग्राम में प्लीज भैया। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार फिर से इस वाले सत्र को जो लास्ट में बताया, कम से कम आधा घंटा जो चल रहा है, उसको एक बार फिर से देखिए, सारे चार्ट को, ठीक है। और इसको एक बार फिर से देखकर अच्छे से अगले हफ्ते जब हम शनिवार को मिल रहे हैं 5:30 बजे,
तो एक बार अच्छे से उसको देख करके अभी तक जितनी बात हुई उसको बैठा कर आइए। ये एक थोड़ा सा होमवर्क हो गया आपके लिए, ठीक है। 5 दिन है आपके पास, और चाहेंगे तो अभी 5 एक वीडियो जो भी होगा उसको देख लीजिए, कुछ नहीं तो जो कल और आज का है उतना देख लीजिए, ठीक है। उतना देख करके अगर आएंगे अगले हफ्ते में, तो मुझे लगता है कि और अच्छी चर्चा होगी और बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर, बहुत कम समय में क्लियर हो जाएगा। ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। भैया इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, वो ग्रुप में आप ज्वाइन हो क्या? भैया ग्रुप में ज्वाइन नहीं हूँ मैं, ग्रुप में नाम डाल लीजिएगा रेणुका शर्मा। ऐसे कैसे डाल लेकिन दीदी मतलब आपका नंबर होगा तभी होगा ना, तो आप हाँ। कैसे? उसको टैप करिए, सभी लोगों को जो मैसेज भेजा था, अगर मेरा मैसेज गया होगा तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का एक टैप है, उसके अंदर लिंक क्लिक है, लिंक करने है। से आप जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे तो जो डिस्क्रिप्शन है ना ऊपर, डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करने से सारे वीडियो के लिंक आ जाते हैं वहीं पे। भैया ओके ठीक है। मुझे शिखा जी ने ज्वाइन कराया था, मुझे ग्रुप में ऐड होना है। मैं शिखा जी के पास से, जो मेरे पास लिंक आया था, मैं वहीं से ज्वाइन हो रही हूँ पिछले 4 अच्छा, बार तो मैं से। ना बढ़िया, तो मैं शिखा मैंने दीदी अभी को, मैसेज भेजा है आपको, उसमें मेरा मोबाइल नंबर भी है, हिमाक्षी नाम है मेरा, तो हिमाक्षी गांधी। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो मैं मैसेज भेज देता हूँ। ठीक है, बढ़िया, तो मैं मैसेज भेज थैंक देता यू हूँ सो मच। गूगल जो कॉमन अ, मैसेज है, भैया इसमें एक काम तो करता हूँ आप मैं। उसमें नीचे भैया करके मेरा नंबर मैं डाल देता हूँ, तो मेरे नंबर पे मैसेज करने से मैं सबको जोड़ दूंगा। ठीक है, हाँ, थैंक ये यू। काम अगर दशरथ भाई को आप कर ये देंगे ये तो मैंने मेरा नंबर मेरे डाल दिया पास, है 9167210151। तो उसके पर आप आपका नंबर मैसेज कीजिए, तो मैं आपको ऐड कर लूंगा ग्रुप में, हाँ जिसको भी ऐड करना है। ठीक जी, है भैया। हाँ हाँ एक हैंड रेज है भैया, थोड़ा उसको लेके बंद हाँ हाँ, जीत भाई। ले हाँ लेते हैं। हाँ हाँ भैया, प्रणाम भैया। भैया हाँ नमस्ते। ये बोलिए भैया। समाज जो है शनिवार रविवार बस को होगा, जन समाज। अभी तो भैया रविवार शनिवार रविवार को ही सेट है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। बढ़िया भैया, मैं आज आपका आगे समाज और देखिए, अमरकंटक से ही सुन रहा अभी हूँ। बस सैटरडे संडे। अच्छा, ठीक है। वाह, बढ़िया है। तो हाँ सैटरडे भैया। संडे का रहता है भैया, 2 दिन केवल, हाँ हाँ 5:30 से 7, हाँ 1.5 घंटे का रहता है। वैसे हमारा प्रयास रहता है कि ऑन टाइम शुरू हो, ऑन टाइम पूरा हो। 3 मिनट हमारे लगते हैं प्रेयर के, हाँ और भैया। 1.5 घंटे हमको इसको रखना होता है, तो 3 मिनट और चले जाते हैं। इस तरह से 1.5 घंटा का हमेशा रहता है। ठीक है भैया। तो ठीक बहुत भैया, अच्छा है, प्रणाम। आप लोग अगर देख कर आएंगे तो मेरा निवेदन है कि एक बार फिर से देखिए, थोड़ा ध्यान जाएगा उसको, और जो भी बाबा जी ने लिखा है अच्छे से पढ़िए। विकल्प का पहला जो लाइन है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगले हफ्ते मिलते हैं, और मुझे लगता है कि थोड़े समय में ही बहुत अच्छी गति बन जाएगी अध्ययन में। इसकी सारी बारीकियां आपको समझ में आने लगे कि चीज कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, सारी चीजें। ठीक है, तो सभी को नमस्ते किया जाए। नमस्ते। हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते 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 सभी को। नमस्ते 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 भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते सभी को। नमस्ते 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 नमस्कार को सभी भाई बहनों को। नमस्ते नमस्ते। जी जी, नमस्ते। सभी को नमस्ते नमस्ते। आओ जो नमस्ते।